नमस्कार विद्यार्थियों, एसएससी जीडी के सॉल्यूशन बैच में आपका स्वागत है। आप लोग के पास पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच चुका होगा जो मेरे हाथ में है, और आप लोग इसका पहले ही आंसर कर चुके होंगे, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे, डिजिटल बोर्ड पर देखेंगे। तो 1 से लेके 80 तक जो कुल 80 सवाल एसएससी जीडी में शामिल होते हैं, उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पहला प्रश्न जो है मैथ का, इसमें कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है। तो उनकी अवस्थाएं 3, 4, 5, 6, 7 के अनुपात में है। सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति की आयु क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 5 व्यक्तियों का औसत आयु 50 वर्ष दिया गया है, तो कुल आयु हो जाएगा 250। और सभी का अनुपात यदि हम जोड़े तो 7, 6, 13, 5, 18, 4, 22, 3, 25। तो 250 का तुलना हम लोग 25 से करेंगे। और इसमें पूछा गया कि सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति की आयु, तो सबसे कम जो अनुपात है वो 3 है। तो इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे। अगर इसको काटेंगे तो इससे निकल के आएगा 30 वर्ष, अर्थात सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति की जो आयु होगी वो 30 वर्ष होगी, अर्थात इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जैसा कि दूसरा प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी के समतल में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी है जो त्रिभुज के कोने से समान दूरी पर है? तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक त्रिभुज का यहाँ पर फिगर बना हुआ है, और इस त्रिभुज में बीच में एक बिंदु है। इस बिंदु का जो दूरी है तीनों शीर्ष से समान है, अर्थात इस बिंदु को हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। और वह एक ही बिंदु होता है जिसका दूरी सभी शीर्षों से समान होता है। तो किसी त्रिभुज में स्थित परिकेंद्र का जो दूरी है तीनों शीर्षों से समान होता है, इसीलिए इसका आंसर हम लोग एक बिंदु होगा, तो इसका आंसर हम लोग बी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 18% लाभ पर विक्रय करने पर विक्रय मूल्य 885 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए, प्रश्न में आपको विक्रय मूल्य 885 रुपया दिया गया है और उस वस्तु को 18% लाभ पर बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य 885 रुपया दे दिया गया है, और अगर 18% लाभ पर बेचा जाता है तो मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य देखा जाए, तो अगर किसी वस्तु का हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया है, तो अगर 18% लाभ पर इसको बेचा जाएगा तब इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 118। तो इसका तुलना हम लोग 118 से करेंगे, और हम लोग को क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो क्रय मूल्य के लिए इसमें 100 से गुना करेंगे। जब इसको हम काटेंगे तो 7.5 टाइम्स से कटेगा, और 100 से गुना करेंगे तो 750 आएगा, अर्थात इसका जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो 750 रुपया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, प्रश्न 4-5 में एक ग्राफ दिया गया है, और तुम लोग ग्राफ का प्रश्न पहले भी बनाया होगा। एसएससी जीडी में कोई खास टफ सवाल नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको थोड़े विश्लेषण के बाद वो बन जाते हैं। तो जैसा कि जो 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि देश ए और देश एफ के ऋण का अनुपात क्या है? तो ए के सामने देख रहे होंगे कि इसके द्वारा जो ऋण है वो 600, और जबकि एफ के द्वारा देखा जाए तो एफ का जो ऋण है वो 250 है। तो अगर हम ऋण का अनुपात यहाँ पर देखें, और ऋण अगर हम ले लें, ऋण पूछा गया इसमें, इसका रेशियो ए और एफ के बीच, तो ए का जो है वैल्यू दिया गया है 600, और एफ का जो वैल्यू है वो है 250। अगर इसको हम काटेंगे तो 12×5 = 60 और 5×5 = 25, 12:5 होगा। इस हिसाब से इसका आंसर 1 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर सेम प्रश्न, ए का ऋण देश बी की तुलना में कितना कम है? तो पहले हम लोग यहाँ पर ए का ऋण लिखेंगे, और ए का जो ऋण है वो है 600 रुपये। ए का ऋण 600 रुपये है, और जबकि बी का ऋण अगर हम लोग प्रश्न में देखें तो 800 रुपये है। बी से ए का मान 200 रुपये कम है। तो पूछा गया है कि कितना % कम है? तो 200 रुपया कम है, तो 200 × 100, और तुलना हम लोग करेंगे 20 से। तो अगर इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा 4 मरतबे, इसको काटेंगे तो 25 मरतबे, अर्थात
25% होगा। इसका आंसर बी होगा, जैसा कि आपके प्रश्न में आंसर मिलाया गया होगा। 6 नंबर का प्रश्न, किसी संख्या को 14 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या को 14 से भाग दीजिएगा तो भागफल 24 है और शेषफल 13 है। तो आप लोग जानते होंगे कि संख्या क्या है, यानी कि भाज्य के बारे में, जो भाजक है उसके बारे में पूछा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपके सामने आ रहा है, पहले ही हम पढ़ चुके थे अपने सेट से, जबकि क्वेश्चन जो है तुम्हारे स्क्रीन पर है, अब आया है। तो किसी संख्या को 14 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 प्राप्त होता है। तो पूछा है कि संख्या क्या है। अगर हमको संख्या निकालना हो तो ये बहुत ही साधारण प्रश्न है। इसमें सीधा हम लोग है जो कि भाग दिए हैं 14 से, तो तुम लोग जानता होगा कि संख्या जो निकलेगा वो निकलेगा भाजक गुना भागफल और प्लस यहाँ पर शेष होगा। तो भाजक यहाँ पर दे दिया गया है, भाजक हम 14 से भाग देंगे, भागफल इसमें है जो कि दिया हुआ है 24 और जबकि शेष दिया गया है 13। तो 24 गुना 14 करेंगे तब इसका हो जाएगा 240 और 24 सौ 96, 336, 336 प्लस 13 349। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो इसका आंसर है जो कि 4 होगा। तो इसका आंसर 349 है जो कि लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1.36 बार को किस साधारण भिन्न के बराबर है। 1.36 और उस पर रेकरिंग लगाया गया है और कहा गया है कि किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो 1.36 और इस पर अगर इस प्रकार से बार लगा हो तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक को हम लोग 1 लिखेंगे और 36 है तो 36 तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर दोनों पर बार है तो एक बार के बदले 9 लिखते हैं और इस बार के बदले भी 9, तो दोनों के बदले 2 9 होगा। तो यहाँ से काटेंगे, 4 9 36 और 11 9 99, 11 और 4 अगर लेंगे तो 15/11 आंसर होगा। तो 15/11 इसका आंसर, अर्थात इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो एक आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो a प्लस b प्लस c/c का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सवाल में a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है। तो a का वैल्यू यदि हम लोग 3 पुट कर दें, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7, तो यहाँ पर देखिए हालांकि गलत छप गया है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ये जो दिया है वो प्लस होगा। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कि a/3 बराबर b/4 बराबर है c/7, बराबर मान लेते हैं कि यहाँ पर k है। तो ऐसे केस में हम a का वैल्यू निकालेंगे तो 3k होगा, b का वैल्यू निकालेंगे तो 4k होगा और c का वैल्यू निकालेंगे तो 7k होगा। अब तीनों को जोड़ना है तो a प्लस b प्लस c यानी 3 + 4 7 + 7 14k। तो 14k यानी कि अगर हमको निकालना हो a प्लस b प्लस c/c निकालना हो तो यहाँ पर 14k और बटा यहाँ पर c का जो वैल्यू लेंगे 7k, यहाँ पर 7k रखेंगे, इसको काटेंगे तो आंसर 2 आएगा, अर्थात यहाँ पर हमारा आंसर 1 होगा। तो 1 में आंसर 2 होगा। तो a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर k कर लेंगे। a बराबर है जो कि 3k होगा, b बराबर 4k, c बराबर 7k और तीनों को जोड़ के फिर भाग दे देंगे। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3 4 7 7 14k और बटा नीचे c था तो c का वैल्यू जो है 7k दे देंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये सब सवाल काफ़ी आसान है, आप लोग जैसा कि हम समझते हैं कर चुके होंगे। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है तो बीच वाली संख्या है। तो 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। देखो 7 क्रमागत संख्याओं को लिया गया है तो यहाँ पर हम 7 खींच देते हैं, 2 2 4 2 6 और मान लो कि यहाँ पर अगर हम 7वां संख्या यहाँ जो लिए हैं इसको मिटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाला औसत हमेशा बीच में होता है। तो 27 जो है यहाँ पर बीच में रखेंगे। विषम संख्या तो इसके पहले 25 होगा, उसके पहले 23 होगा और इसके पहले 21 होगा और 27 के बाद 29 होगा, यहाँ पर 31 होगा, फिर 33 होगा। तो बीच वाला जो संख्या है वो तो हमेशा औसत ही होता है, अर्थात 27 होगा। तो इसमें इसका आंसर हम लोग सी लेंगे। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समांतर दिशाओं में
दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील है, कितने समय के बाद उनके बीच की दूरी 72 किलोमीटर हो जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो समानांतर दिशा में यदि कोई ट्रेन जाता है तो उसका चाल को हम लोग सापेक्ष चाल जब निकालते हैं तो घटा लेते हैं। तो एक गाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील है और समांतर दिशा में। अर्थात देखिए कि एक जो है इसमें दे दिया है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और दूसरा जो है वो दे दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो जब समान दिशा में जाता है तो इसका सापेक्ष चाल हम लोग निकालते हैं। तो सापेक्ष चाल जो होता है वो होगा 50 माइनस 42 ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो 8 आ जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा दिखा गया, 50 माइनस 42 लेंगे तो 50 माइनस 42 होगा तो सापेक्ष चाल आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में दिया कि कितने समय के बाद उनके बीच की दूरी 72 किलोमीटर हो जाएगी। तो जानते हैं कि दूरी जो होता है चाल गुना समय होता है और सवाल में दिया है कि दूरी 72 किलोमीटर हो जाएगा कितने समय के बाद, जबकि चाल जो है सापेक्ष चाल निकाले हैं तो 8 आया है और यहाँ पर समय टी पूछा गया। लेकिन चूंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम इसको 5/18 से जो है गुना कर लेंगे। तो 5/18 से गुना करेंगे तो यहाँ पर जो है 5/18 से गुना कर लेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में इसको काटेंगे तो 8 9 72 कटेगा और ऐसे काटेंगे तो अगर इसमें घंटा में निकालना है तो सीधे सीधे जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर है। ऐसा लेने का ज़रूरत ही नहीं है, इसको गुना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि इसको हटा ही दीजिए, इसको फिर से हम लोग निकाल लेते हैं सफाई करके। जो यहाँ पर दूरी जो है प्रश्न में दे दिया है जैसा कि ये सी है 72 होगा तो सीधे 8 9 72 अर्थात है जो कि समय 9 घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी के 6 घंटे बाद चलती है, तो 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, तो मालगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो देखिए इस प्रश्न में जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई यात्री गाड़ी चल रहा है, तो यात्री गाड़ी का चाल दे दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि कोई यात्री गाड़ी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है और मालगाड़ी के 6 घंटे बाद चलता है। तो पहले मालगाड़ी, मान लीजिए कि पहले जो है मालगाड़ी है जो कि चलना शुरू किया था और मालगाड़ी जो है पहले आप समझिए कि मालगाड़ी एक स्टेशन से चलना शुरू किया और 6 घंटा मालगाड़ी चल लिया है। तो इसके बाद यहाँ से एक शुरू होता है यात्री गाड़ी और यात्री गाड़ी जो है इसको 4 घंटे में पकड़ लेता है। तो मालगाड़ी के चलने के 6 घंटे बाद यात्री गाड़ी जो है, मालगाड़ी के चलने के 6 घंटे बाद यात्री गाड़ी प्रारंभ होता है। तो 6 घंटा पहले मालगाड़ी चल लिया, उसके बाद यात्री गाड़ी शुरू हुआ और उसको 4 घंटे में पकड़ लिया। तो मालगाड़ी पहले 6 घंटा चल लिया और फिर 4 घंटा और चलेगा, तो कुल मिलाकर जो उसका ड्यूरेशन होगा, चलने का जो समय होगा वो 6 4 10 हो जाएगा। तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो अगर कोई मालगाड़ी पहले चला और उसके 6 घंटे बाद यात्री गाड़ी चला और इसको किसी स्थान पर जाकर पकड़ लिया, तो इसमें समझिए कि मालगाड़ी 6 घंटा पहले चल चुका था, फिर 4 घंटा और बाद पकड़ा गया वो, तो उसके लिए जो कुल मान लीजिए कि मालगाड़ी का चाल भी है और उसके द्वारा लिया गया समय 10 है, तो यात्री गाड़ी का चाल तो सवाल में दिया हुआ है 90 और ये तो सिर्फ है जो कि 4 घंटे चला है। तो ऐसे देखें तो मालगाड़ी का जो चाल होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, अर्थात इसमें आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर व त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है,
शंकु का आयतन का फार्मूला हम जानते हैं कि v बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर हम लोग 1/3 पाई यहाँ पर छोड़ देंगे। r का जहाँ तक सवाल है, r का वैल्यू दिया गया है, त्रिज्या 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, ऊंचाई 10 दिया है, तो 3 से इसको काट लीजिएगा, 12 दहा को 120 अर्थात 120 पाई होगा, तब इसका आंसर हम लोग सी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उसके मासापा तथा लसापा 3 और 105 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो दो संख्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे प्रश्न में आपको दो संख्या दे दिया गया और दो संख्या का दे दिया मासा और लसा। तो मासा 3 है, तो अगर मासा 3 है तो संख्या होगा 3x और 3y होगा। और इसका लसा, अगर हम यहाँ से लसा निकालना चाहें तो लसा निकालने का आप लोग जानते होंगे कि दोनों में 3 मौजूद है, तो 3 लेंगे, और x और y है 3xy लेंगे। और लसा के बाद जो है, लसा इस प्रश्न में दे दिया है 105, तो 105 है, तो अगर हम 3 से इसको काटेंगे तो 35 मतलब कटेगा, अर्थात xy बराबर हमारा आ जाएगा 35। और प्रश्न में देखिए वैसा दिया है कि संख्याओं का योग जो है, संख्याओं का योग जो है 36 है, संख्याओं का जो योग है 36 है, अर्थात संख्या जो है 3x और 3y, 3x और 3y का जो योग है वो 36 है, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 12। अब आप समझ सकते हैं कि x प्लस y 35, x इंटू वाई 35 है और x प्लस y जो है 12 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग पूछा गया। तो संख्याओं का व्युत्क्रम होगा 1/3x प्लस 1/3y, क्योंकि संख्या हमारा 3x और 3y है। तो अगर हम 1/3 कॉमन ले लें तो अंदर में बच जाएगा 1/x प्लस 1/y, और अगर y को ऐसे लाएं और x को इधर ले जाएं तो 1/3 गुना x प्लस y का बटा होगा xy। तो 1/3 गुना x प्लस y का वैल्यू, x प्लस y का वैल्यू हम 12 निकाल चुके हैं और x y का वैल्यू हमारा 35 निकला हुआ है। अगर इसको काटेंगे तो व्युत्क्रम का जो योग है वो 4/35 हो जाएगा, अर्थात इसमें हम लोग देखें तो हमारा आंसर डी होगा, डी नंबर का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु का विक्रयमूल्य 750 रुपया है, क्रयमूल्य इसके विक्रयमूल्य का 4/3 गुना है, क्रयमूल्य इसके विक्रयमूल्य का 4/3 गुना है। तो आप सीधे बिना 750 को उपयोग के भी आप निकाल सकते हैं, अन्यथा 750 का उपयोग कीजिएगा तो प्रश्न में आपको दे दिया है कि वस्तु का जो विक्रयमूल्य है वो 750 है और विक्रयमूल्य का 4/3 है, तो क्रयमूल्य जो होगा 750 गुना 4/3 लेंगे, यहाँ काटेंगे तो ये कटेगा 250 मरतबे, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा कितना 1000 रुपया। तो पूछा प्रतिशत हानि, तो 1000 के वस्तु को 750 में बेचेगा तो 250 रुपया हानि होगा, तो हानि गुना 100 और बटा क्रयमूल्य अगर लेंगे तो यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर इस तरीके से काट देंगे तो यहाँ पर 25% आ जाएगा, अर्थात इसका जो हानि है वो 25% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% छात्र अंग्रेजी तथा गणित दोनों में, तो 40 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। तो परीक्षा में 80% छात्र जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ है, 85% छात्र गणित में और 75% गणित तथा अंग्रेजी तथा गणित दोनों में, तो 60 दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं, तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग इस प्रकार से एक वेन डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम में हमें समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें इंग्लिश विषय और यहाँ पर है जो कि मैथ है। तो 80% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ है और 80% छात्र अंग्रेजी में और 85% गणित में, जबकि 75% दोनों में। तो 75% यदि दोनों में देखेंगे तो 80 में 75 जाएगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 80 में 75 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा और 85 में 75 जाएगा तो यहाँ पर 10 बचेगा,
अर्थात यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 10 होगा। तो टोटल पास विद्यार्थी देखें तो 5, 75, 80, 80, 10, 90, 100 में 90 पास कर गया तो फेल का संख्या निकालेंगे तो वो होगा 10। अर्थात अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो प्रश्न में दिया है 40 का तुलना हम लोग 10 से करेंगे और कुल छात्रों की संख्या पूछा है तो गुना 100 कर देंगे, अर्थात कुल छात्रों का संख्या 400 होगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा आंसर ए होगा। ए बी सी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो शेष काम पूरा करने में सी को कितने दिन लगे? तो ए बी सी काम को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में करता है। तो 10, 12, 15 का पहले एलसीएम निकालिए। तो जान रहे हैं कि तीनों का जो लसा होगा वो 60 होगा। फिर क्षमता निकालेंगे तो 60 में 10 से भागा देंगे तो 6, 60 में 12 से भागा देंगे तो 5 और 60 में 15 से भागा देंगे तो 4। लेकिन ए भी काम शुरू किया है, तो ए भी काम शुरू किया है और 4 दिन बाद वो छोड़ भी दिया। तो ए का क्षमता हम 10, 6 का 60, 6 निकाले थे और 12, 25, 60, 5 निकाले थे बी का। तो 6, 5, 11, 11 क्षमता से 4 दिन करेगा तो 11, 4, 44 करेगा। तो 60 में हम लोग उसको घटा देंगे, तो 60 में घटा देंगे 44 को तो 16 बचेगा और इसका क्षमता जो 4 है। आइए इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि इसमें काम करने वाला ए बी सी है। तो ए बी सी तीनों काम करता है, ये 10 दिन में, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में। तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 होगा। 10, 6 का 60, 12, 25, 60, 15, 4, 60। अर्थात हमको 60 यूनिट काम करना है। लेकिन ए भी काम करता है, तो ए बी का क्षमता 6, 5, 11 और इस क्षमता से 4 दिन करता है। उसके बाद काम छोड़ देता है, तब सी शुरू करता है 4 क्षमता के साथ करना। तो मान लीजिए कि 11, 4, 44 जो है 60 में घटेगा तो 16 बचेगा और इधर 4 डी होगा। तो डी अगर निकालेंगे तो 4 से 16 को काटेंगे तो 4 होगा। अर्थात सी जो है 4 दिन काम करेगा। तो समाप्त हो जाएगा काम पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 वर्गों की भुजाएं 12 मीटर और 5 मीटर है। 2 वर्ग यहाँ पर दिए गए हैं और इन दोनों वर्गों की भुजा, इसका 12 दिया गया है और दूसरा वर्ग जो है उसका भुजा दिया गया है 5। तो जान रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 होगा और 5 का स्क्वायर 25। अगर दोनों वर्ग को मिला दें तो दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा 169। और इससे जो वर्ग बनेगा, मान लीजिए कि इससे जो बड़ा वर्ग इस प्रकार से ऐसे बन रहा है, तो इस वर्ग का भुजा जिसका क्षेत्रफल 169 है, इसके लिए हम इसको रूट में डालेंगे तो 13 निकल के आएगा। अर्थात जो वर्ग दोनों को मिलाने से बनेगा, इन दोनों को मिलाने से जो वर्ग बनेगा उसका जो एक भुजा होगा उसका वैल्यू 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक हो तो उस वृत्त की लगभग परिधि क्या है? तो देखिए, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक हो, तो जान रहे हैं कि वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है 2 पाई r और जो वृत्त का व्यास होता है वो 2 गुना त्रिज्या होता है। तो अगर दोनों का अंतर 16.8 हम लोग लें, जब जैसा कि प्रश्न में दिया है कि वृत्त का जो परिधि है उसके व्यास से, वृत्त का जो परिधि है उसके व्यास से 16.8 अधिक है। तो देखिए यहाँ पर 2r कॉमन हो जाएगा और पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 22/7 होता है और यहाँ पर -1 होगा तो 16.8 यहाँ पर लेंगे। 7 अगर इसमें घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2r गुना 15/7 बराबर 16.8 यहाँ पर लेंगे। अगर हम इसको काट लेते हैं तो काटने के बाद जो है 15 दूनी यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो 30 से 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 15 कटेगा और 3 × 18 अर्थात 0.56। तो r का वैल्यू निकालेंगे तो 0.56 और गुना 7 हो जाएगा। अब चूंकि r हम निकाल चुके तो वृत्त की लगभग परिधि पूछ रहा है, तो परिधि जो है 2 पाई r से निकाल लीजिएगा 2 गुना, और यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.143 दिया है और r का वैल्यू यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 0.567। तो 0.56 गुना 7 जो है, इससे हम लोग देख लेंगे कि
इसका आंसर जो है क्या होगा, इस हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर जो है 19 नंबर का जो 18 नंबर का जो प्रश्न है, हाँ इसका आंसर जो है बी होगा 24.64। तो इसको गुना कर लीजिएगा, वो लगभग आ ही जाएगा, है ना। 7 × 35 यहाँ पर 4 के आसपास आएगा और 6 × लगभग 24.64। क्लियर है। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 25 लड़कों का औसत भार 38 kg है। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 25 लड़कों का औसत भार 38 kg है। तो 25 लड़का का 38 kg है, तो कुल भार होगा 25 × 38 लड़का का, और लड़की का दिया 20 लड़की का औसत भार 32 kg है, तो 20 × उसका 32 हो जाएगा। जबकि टोटल विद्यार्थी का संख्या है 45। तो पूरा कक्षा का यानी सभी विद्यार्थियों का औसत भार निकालना हो तो सीधे सीधी बहुत आसान क्वेश्चन है, 25 × 38 + 20 × 32 कर लेंगे और बटा टोटल विद्यार्थी 45 से भागा दे देंगे। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 950 हो जाएगा और 640 हो जाएगा। तो 950 और 640 1590 बटा 45 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो काटने के बाद लगभग जो है आपका आंसर आएगा 35.33 kg।